अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर ऑफ आवर न्यू चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो थर्ड लेक्चर ये होने जा रहा है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के क्या-क्या रोल है लाइफ में और क्या-क्या इनके यूजेजेस हैं, कितने टाइप्स हैं और ए टू जेड हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस डिस्कशन के दौरान ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो एंट्री टेस्ट हैं जस्ट लाइक एमडी कैट, नर्सिंग, फार्मडी, कौन-कौन सा एमसीक्यूज हो हैं जो यहाँ से बनते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम लेक्चर के दौरान। ठीक है? अब कार्बोहाइड्रेट समझाने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को समझाना चाहूँगा, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझना। ठीक है? यहाँ पर जो है मैंने कुछ पोर्शंस बनाए हुए हैं। ठीक है? 2 पोर्शंस मैंने जो है वो बनाए हैं। फर्स्ट पोर्शन जो मैंने बनाया है, उसमें मैंने थोड़ा बहुत चीज़ों को डिस्कस किया है, जिस तरीके से मैंने नॉर्मली मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स को। कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, और उनके बिल्कुल अपोजिट में मैंने लिखा हुआ यूनिट्स और लिंकेजेस। देखिए, हर एक लेक्चर को, हर एक बायोमॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये बनते किन छोटे मोनोमर से हैं, किन छोटी चीज़ों से ये बनते हैं। ठीक है? तो याद रहे, कार्बोहाइड्रेट्स का जो यूनिट होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं, ठीक है? वो है मोनोसैचराइड्स। ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो मोनोसैचराइड्स आपस में मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो याद रहे, मोनोमर मोनोमर के साथ जो अटैच होता है, उनके दरमियान एक लिंकेज होती है, जिस लिंकेज का एक नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है? दूसरी तरफ है प्रोटीन। अब प्रोटीन देखें, प्रोटीन्स जितने भी हैं, अब प्रोटीन्स बने हुए होते हैं छोटे-छोटे यूनिट्स से, जिनका नाम होता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं और प्रोटीन्स की बड़ी चेन बनाते हैं। अब ये अमाइनो एसिड्स किन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, उन बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है? इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ लिपिड्स की, तो लिपिड्स में जो है 3-4 कैटेगरीज़ हैं, इसलिए आप बस इतना याद रख लें कि ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स जो हैं, ये मिल-सिल कर सिंपल लिपिड बनाते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है? अब ये किससे जुड़े हुए होते हैं, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स? एक बॉन्ड है जिसका नाम है ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड, आप लिख लें। ठीक है? नंबर 4 पे है न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है? न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड्स की मेन एग्जांपल है डीएनए एंड आरएनए। ठीक है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। ये हैं न्यूक्लिक एसिड की 2 मेन एग्जांपल्स। ठीक है? अब ये न्यूक्लिक एसिड की 2 मेन एग्जांपल है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जिन यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से, और आरएनए जिनसे बना हुआ होता है, उनका नाम होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है? और इनके दरमियान जब ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं, जिस तरह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स 2 आपस में जुड़े हुए हैं, फिर तीसरा उसके साथ जुड़ गया, फिर 4th जुड़ गया, फिर 5th जुड़ गया। ये जो उनके दरमियान का बॉन्ड है, इसको बोला जाता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है? और ये याद रहे, ये जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताए हैं, ये जो हैं एमसीक्यूज हैं एमडी कैट के पास पेपर के। ठीक है? उसके बाद लास्ट है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नाम से ज़ाहिर है, कॉन्जुगेटेड मतलब जो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हो, तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिंकेजेस होती हैं। इतने इनको एक स्पेसिफिक लिंकेज इनके लिए नहीं है जो मैं डिस्कस करूँ यहाँ पर। ठीक है? अब नीचे मैं दूसरे पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी होती है सेल्स के अंदर, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो बैक्टीरियल सेल में वाटर की जो मिकदार होती है, वो 70 टू 90% होती है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ मेमिलियन सेल्स की, मेमिलियन सेल्स, मेमिलियन उनको बोलते हैं जो बच्चे देते हो। ठीक है? उनके सेल्स के अंदर, जिस तरह ह्यूमन्स हैं, उनके सेल्स के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है? 70 टू 90% वाटर होता है। दूसरा है प्रोटीन। अब बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन कितनी परसेंट होती है? 15 15%, और मेमिलियन सेल में 18%। कार्बोहाइड्रेट्स कितने परसेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में? 3%,
और उसके साथ-साथ मैं अगर बात करूँ मैमेलियन सेल्स में तो वो 4%। लिपिड्स कितने परसेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में? 2%। अगर मैं बात करूँ मैमेलियन सेल्स की तो वहाँ पर 3% होते हैं। डीएनए 1% बैक्टीरियल सेल में एंड मैमेलियन सेल्स में 0.25 एंड आरएनए की मैं बात करूँ तो बैक्टीरियल सेल में 6% और मैमेलियन सेल में 1.10% इतने परसेंट होते हैं और दूसरे कंपाउंड्स मैंने लिखे हुए हैं अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनकी क्वांटिटी मैंने जो है वो मेंशन की हुई है आप बस इसको नोट कर लीजिएगा और ये याद रहे एक क्वेश्चन पूछा गया था मैं ये जो है सिंध के पास पेपर और यूएचएस एंड जो है डाउ यूनिवर्सिटी के पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि बैक्टीरियल और मैमेलियन सेल्स में ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसकी मिकदार सेम है तो वो याद रहे वाटर ठीक है वाटर की जो तादाद होती है वाटर की जो क्वांटिटी होती है मैमेलियन सेल और बैक्टीरियल सेल दोनों में सेम होती है बस ये क्वेश्चन याद रख लें एमसीक्यूज और ये याद रहे बहुत बार पूछा गया है ये पास पेपर है अब जो है हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि हमें डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट्स तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम इसको डिस्कस करते हैं देखिए अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की तो कार्बोहाइड्रेट की लफ्जी माना अगर मैं बात करूं जिसको बोल रहे हैं लिटरल मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसका मतलब है नाम से जाहिर है कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेटेड कार्बन वो कार्बन जो कि किसके साथ हो वाटर के साथ हाइड्रेटेड कार्बन ठीक है अब कार्बोहाइड्रेट्स अगर मैं बात करूं किन बायो एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं तो याद रहे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो 3 तरह के बायो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर बनते हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ठीक है इनसे मिलकर बने हुए होते हैं अगर मैं बात करूं जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला मैंने मेंशन किया हुआ है ये आप याद कर लीजिएगा उसके बाद मैंने नीचे एक पॉइंट लिखी हुई है कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नॉन एज पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स याद रहे ये भी एक किस्म का पास पेपर है ठीक है पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था डाओ यूनिवर्सिटी मेडिकल के पेपर में एक सवाल पूछा गया था कि जो पॉलीहाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो किन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है तो वहां पर राइट आंसर था क्या कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है याद कर लें कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोलते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं ये भी याद रख लें वो होते हैं अल्डिहाइड याद कर लें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एंड कीटोन अल्डिहाइड एंड कीटोन को हम लोग कार्बोनिल बोलते हैं ठीक है अब हम डिस्कस करते हैं आगे अपने टॉपिक को कार्बोहाइड्रेट अगर मैं बात करूं तो इस दुनिया में अगर मैं नॉर्मली सेल की बात करूं वैसे ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो वहां पर सब दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब में ये अबंडेंट है बहुत ज्यादा पाया जाता है ठीक है लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई करूं सिर्फ मेमिलियन सेल को तो मेमिलियन सेल में आप याद रख लें एनिमल सेल अगर बात करूं एनिमल सेल की एनिमल सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा वाटर होता है उसके बाद प्रोटीन होती है उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं याद कर लें ठीक है अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं अब याद रहे कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा टेस्ट में मीठे होते हैं क्योंकि एक शुगर है ठीक है क्यों दे आर सेकरम सेचराइड्स जितने घर में आप शुगर खाते हैं जितनी भी मीठी चीजें हैं होती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होती है इसलिए ये जो है टेस्ट में मीठे होते हैं इसलिए इनको बोला जाता है सेकरम या सेचराइड्स तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं टेस्ट में मीठे होते हैं अब डिस्कस करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग किन किन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं तो याद रहे कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सबसे पहली कैटेगरी होती है मोनोसेचराइड्स की फिर होती है ओलिगोसेचराइड्स और फिर जो होती है पॉलीसेचराइड्स होती हैं तो हम डिस्कस करते हैं एक एक टॉपिक को ब्रीफली सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग कि मोनोसेचराइड्स क्या है मोनोसेचराइड्स किसको बोलते हैं देखिए मोनोसेचराइड्स मैंने पॉइंट्स लिखी हुई है पहली पॉइंट लिखी हुई है दे कंटेन वन शुगर मोनोसेचराइड जितने भी होते हैं ना उनमें एक शुगर होती है एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है उनके अंदर सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल और दूसरी मैंने पॉइंट लिखी है ये भी याद रखें दे कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइज मोनोसेचराइड्स जो हैं वो ब्रेक नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है शुगर का इसलिए ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है ये भी याद रख लें ये भी जो है वो एमसीक्यूज है कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता उसके बाद मैं अगर बात करूं
एम्पिरिकल फार्मूला मोनोसेचराइड्स, मोनोसेचराइड्स का फार्मूला क्या होता है तो मैंने लिखा हुआ है CnH2n एंड ON। ये एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है किसका, मोनोसेचराइड का। उसके बाद अगर मैं बात करूं मोनोसेचराइड्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, देखिए मोनोसेचराइड्स को हम डिवाइड करते हैं कार्बन्स की बुनियाद पे, नंबर ऑफ कार्बन्स की बुनियाद पे, ठीक है। अब कैसे, जब भी आप देखें कुछ भी लिखा हुआ ओस, वैसे हम लोग कार्बन्स को, कार्बन्स के आगे नंबर लगा के आगे लिखते हैं OS, OSE, ओस लिखते हैं, लिखा हुआ मैंने ना सफिक्स ओस लिखते हैं उनके लिए। तो मोनोसेचराइड्स में अगर मैं बात करूं फर्दर डिवीजन में, तो कार्बन्स कितनी होती हैं, 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक। नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, सबसे पहले देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायोस, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायोस। अब ट्रायोस कौन सी शुगर होती है जिसके अंदर 3 कार्बन हो, ट्राई का मतलब होता है 3। तो नीचे लिखा हुआ है टेट्रोस, टेट्रोस का मतलब होता है 4 कार्बन। यहाँ पर जो है टेट्रोस के अंदर 4 कार्बन होती हैं, उसका मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूले को देख लें, ठीक है। अब मैं अगर ट्रायोस की बात करूं, ट्रायोस के एग्जांपल की बात करूं, तो ट्रायोस के एग्जांपल की 2 एग्जांपल्स हैं, एक ग्लाइसरोज है एंड दूसरे नंबर पे है डी डाई हाइड्रो एसीटोन है, ट्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये लिख लीजिएगा, इसको राइट कर लीजिएगा, ये है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रेट्रोस की, तो ट्रेट्रोस के अंदर 4 कार्बन्स होती हैं, इसके एग्जांपल कौन कौन सी हैं, एरिथ्रोस एंड एरिथ्रोलोज, ये एग्जांपल्स हैं इसकी। उसके बाद है पेंटोस जिसमें 5 कार्बन है, राइबोस और लाइबोलोज के एग्जांपल्स हैं। और मैं अगर बात करूं हेक्सोस में, तो हेक्सोस तो हम लोग घर में जो है वो यूज भी करते हैं, जो हमारी बेसिक जो है शुगर है जो हम खाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, या जो है ग्लूकोज हम लोग इंटेक करते हैं वगैरह वगैरह, वो हेक्सोस होती है जिसके अंदर 6 कार्बन होती है। और एग्जांपल कौन सी है इसकी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हेप्टोस, मोनोसेचराइड्स की लास्ट कैटेगरी आती है 7 कार्बन की, वो होती है हेप्टोस की, जिसके एग्जांपल है ग्लैक्टोहेप्टोस, ग्लूकोहेप्टोस, बस वो याद कर लें। अब आगे चलते हैं हम लोग दूसरी कैटेगरी पे, जो दूसरी कैटेगरी है वो है ओलिगोसेचराइड्स की, ठीक है, ओलिगोसेचराइड्स की है। हम इसमें डिस्कस करेंगे ओलिगोसेचराइड्स क्या है। सबसे पहले याद कर लें कि ओलिगोसेचराइड्स, ओलिगोसेचराइड्स के अंदर मैं अगर बात करूं तो कितने मोनोसेचराइड्स, मैंने आपको बोला कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े मॉलिक्यूल हैं वो मिलके बने हुए होते हैं मोनोसेचराइड से। तो मोनोसेचराइड तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि 1 शुगर मॉलिक्यूल जो है वो है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं ओलिगोसेचराइड। तो देखें, याद रहे ओलिगोसेचराइड जो है कब बनता है, याद रहे ओलिगोसेचराइड तब बनता है जब 2 to 10 मोनोसेचराइड आपस में मिलते हो। 2 मोनोसेचराइड आपस में मिले हुए हों, आप बोलेंगे वो ओलिगोसेचराइड की एग्जांपल है। 3 मिले हो, 4 मिले हो, 10 तक, अगर मोनोसेचराइड 10 तक मिले हो तो उनको नाम देते हैं ओलिगोसेचराइड्स का। एक और एक्स्ट्रा चीज याद कर लें आप, अगर मोनोसेचराइड 2 से लेकर 9 तक आपस में अटैच हों, अगर, फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूं उसको, कि अगर जो है मोनोसेचराइड्स 2 से लेकर 9 तक मोनोसेचराइड्स आपस में अटैच हों, तो उसको एक नाम दिया जाता है स्पेसिफिक डेक्स्ट्रिन। ये जो है मैं जो है अभी यहाँ पर लिख देता हूँ, याद कर लें, बस इसको मिटा रहा हूँ, 2 to 9 याद कर लें, बस 2 to 9, उसको एक नाम दिया जाता है डेक्स्ट्रिन, उसको नाम दिया जाता है डेक्स्ट्रिन का, बस ये याद कर लीजिएगा। अब मैं अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं ओलिगोसेचराइड्स की, तो ओलिगोसेचराइड्स की जो है प्रॉपर्टीज हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट, लेस सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में लेस सोल्यूबल होते हैं, और दे कैन हाइड्रोलाइज, और ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं क्योंकि इसमें जो है मोनोमर ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये टूट सकते हैं, ओलिगोसेचराइड्स छोटी छोटी फॉर्म में टूट सकते हैं। अब जो है अगर मैं बात करूं द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओलिगोसेचराइड्स, जो ओलिगोसेचराइड्स की मोस्ट कॉमन टाइप है वो डाइसेचराइड है। अब डाइसेचराइड का मतलब ये कि 2 मोनोमर्स आपस में मिलते हैं और फिर डाइसेचराइड बनता है। और मोस्ट कॉमन जो टाइप है ओलिगोसेचराइड की वो डाइसेचराइड की है। कैसे? 3 जो है डाइसेचराइड याद कर लें जो कि बेसिक है और बहुत अहम है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वेश्चंस के हिसाब से भी। एग्जांपल ऑफ डाइसेचराइड, डाइसेचराइड्स के एग्जांपल कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले मेल्टोस, नंबर 2 पे है लैक्टोज और नंबर 3 पे है सक्रोज। अब मेल्टोस कैसे बनता है? देखें, जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, जब
दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मेल्टोज बनता है और वाटर रिलीज होता है, तब मेल्टोज बनता है। ठीक है, जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनता है? मेल्टोज बनता है। याद रहे मेल्टोज अब कहाँ पाई जाती है? देखिए फ्रूट शुगर। जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स मीठे होते हैं, आप सबको पता है। फ्रूट्स के अंदर जो शुगर होती है वो मेल्टोज होती है। दूसरे नंबर में बात करूं लैक्टोज की, तो लैक्टोज किन चीजों से मिलकर बनता है? देखें, लैक्टोज जो मिलकर बनता है वो ग्लूकोज से मिलकर बनता है, मोनोसेचराइड ग्लूकोज से और मोनोसेचराइड गैलेक्टोज से। इन दोनों से मिलकर लैक्टोज बनता है और वाटर रिलीज होता है। अब लैक्टोज जो शुगर है वो किस चीज में अवेलेबल होती है? वो मिल्क में। लैक्टोज को मिल्क शुगर बोला जाता है। ठीक है, ये मिल्क में अवेलेबल होती है। तो दूध में कौन सी जो है शुगर अवेलेबल होती है? वो होती है लैक्टोज। एंड नंबर थर्ड पे है, एंड नंबर लास्ट में जो है वो है सक्रोज। बहुत अहम है, बहुत अहम। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सक्रोज के हिसाब से। अब सक्रोज किन किन जो मोनोसेचराइड से मिलकर बनती है? तो याद रहे सक्रोज एक ग्लूकोज से, दूसरा फ्रक्टोज से। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो फिर सक्रोज बनता है। क्या बनता है? सक्रोज बनता है। और ये सक्रोज कहाँ अवेलेबल होती है? शुगर केन में। याद रहे, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ मिल रहा है, हम दूसरे नंबर पे पढ़ रहे थे कि ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ मिल रहा है, और तीसरी कैटेगरी में हम लोग पढ़ रहे थे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिल रहे हैं। ये जो उनकी बॉन्डिंग है, इन बॉन्ड को एक नाम देते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो है कुछ मिनट्स पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, याद लगिएगा। मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, आप नोट कर लीजिएगा इसको। अब जो है थोड़ा हम लोग जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। देखिए सक्रोज के बारे में याद रख लें कि सक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर? क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता कोई भी। जिस तरह अगर मैं बात करूं शुगर की, तो शुगर के पास अपने फंक्शनल ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के। हम इनको डिस्कस करेंगे ब्रीफली केमिस्ट्री के टॉपिक्स में। तो बस इतना याद रख लें कि सक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू नॉन फंक्शनल ग्रुप। इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसलिए ये जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेल्टोज और लैक्टोज की, तो ये रिड्यूसिंग शुगर से। इतना याद रख लें इन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। आगे चलते हैं, लास्ट कैटेगरी जो है वो शुगर की एक लास्ट कैटेगरी है, वो है पॉलीसेचराइड्स। अब डिस्कस करते हैं कि जो पॉलीसेचराइड्स हैं ये क्या हैं, ये पॉलीसेचराइड्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज, सब चीजें, इनके कितने टाइप्स हैं, सब डिस्कस करते हैं। देखिए पॉलीसेचराइड, पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मेनी। अब सेचराइड्स मतलब इस पॉलीसेचराइड्स के अंदर जब बहुत सारे, मोर देन 10, 10 से ऊपर, 10 तक अगर बात करेंगे तो वो ओलिगो होगा। 10 से ऊपर मोनोसेचराइड्स है, 10 से ऊपर शुगर के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? पॉलीसेचराइड्स बनता है। ठीक है, लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लूकोज, लॉन्ग चेन ऑफ गैलेक्टोज, लॉन्ग चेन ऑफ फ्रक्टोज। जब बहुत सारी लॉन्ग चेन होती है ना, बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, उन बड़ी बड़ी चेन्स जो आपस में मिलती हैं तो वहां पर रिजल्ट में पॉलीसेचराइड बनता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, वो याद होनी चाहिए आपको। ये टेस्ट लेस होते हैं, पॉलीसेचराइड जो होता है उनका कोई टेस्ट नहीं होता। और एंड लेस इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में जो है वो मतलब ये समझे सोल तो होते हैं लेकिन बहुत कम। कुछ तो ऐसे भी हैं जो पॉलीसेचराइड कुछ ऐसे हैं जो सोल ही नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हॉट वाटर में होते हैं, डिस्कस करेंगे हम। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के बाद जो है डिजोल्व हो जाते हैं, बहुत टाइम वाटर में रखने के बाद। ठीक है, अब हम लोग जो है पॉलीसेचराइड्स को दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है होमोपॉलीसेचराइड्स। अब जो है हम डिस्कस करते हैं होमोपॉलीसेचराइड्स को। होमोपॉलीसेचराइड्स, अब नाम से ही ये बात जो है क्लियर है कि होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। पॉलीसेचराइड्स मतलब होमोपॉलीसेचराइड्स वो पॉलीसेचराइड्स होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ मोनोसेचराइड से मिलके बनते हैं। मतलब कैसे? एक चेन बनी हुई है, बड़ी बड़ी चेन बनी हुई है शुगर की, जिसमें जो है बहुत सारी जो है शुगर जो है आपस में अटैच है। और अगर वो जो शुगर है वो एक ही किस्म की है, मिसाल के तौर पर बात करूं, एक बहुत बड़ी चेन है और पूरी की पूरी चेन के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं।
ठीक है? तो मैं ये कहूँगा कि वो चेन जो है होमोपॉलीसेकेराइड्स है। अब इसके एग्ज़ाम्पल कौन-कौन सी हैं? स्टार्च इसकी एग्ज़ाम्पल है, इसके एग्ज़ाम्पल ग्लाइकोजेन है, इसके एग्ज़ाम्पल सेलुलोज़ है और इसके एग्ज़ाम्पल काइटिन है, ठीक है? उसके अगर मैं बात करूँ बनिस्बत दूसरी तरफ जो है, वो है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हम लोग उनको बोलते हैं इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ऐसे पॉलीसेकेराइड जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड से मिलके बने हुए हो। मिसाल के तौर एक बड़ी चेन हो, लॉन्ग चेन हो मोनोसेकेराइड्स की और अलग-अलग मोनोसेकेराइड्स हों। एक जगह पे ग्लूकोज हो, तो एक जगह पे फ्रक्टोज, तो एक जगह पे गैलेक्टोज। एक जगह पे जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो, तो फिर एक जगह पे राइबोज वगैरह ये हो। तो ये जो चेन जो है मतलब जहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो मोनोसेकेराइड अटैच हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। इनकी एग्जांपल कौन-कौन सी है? इसके एग्जांपल्स आप याद कर लें। एगर इसके एग्जांपल है, पैक्टिन इसके एग्जांपल है और पेप्टाइडोग्लाइकिन जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में अवेलेबल होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन। ये इसकी मेन जो है एग्जांपल्स हैं एक्सेट्रा। अब डिस्कस करते हैं हम स्टार्च को, ग्लाइकोजन को, सेल्यूलोज को और काइटिन को। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेन टॉपिक्स है वो ये है। बाकी रही बात अगर पैक्टिन और पेप्टाइडोग्लाइकिन वो असल में जो है दूसरे चैप्टर्स में जो हम डिस्कस करेंगे जिस तरह हम प्रोकारियोट्स को डिस्कस करेंगे वहां पर हमें क्लियर हो जाएगा कि अगर पैक्टिन और पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं स्टार्च को। देखें स्टार्च जो है आप ये कहें इट इज इम्पोर्टेंट एंड रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट्स। जितने भी हायर प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनका एक इम्पोर्टेंट एंड रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन टेस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेरिवेटिव्स होते हैं एल्केन डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनकी आयोडीन टेस्ट की जाती है कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए। और उसके साथ साथ मैं अगर बात करूं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट की जाती है जिनको बोला जाता है आयोडीन टेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से वही आयोडीन टेस्ट जो है वो की जाती है किसकी? स्टार्च की, जहां पर अगर स्टार्च होती है तो फिर वो ब्लू कलर जाहिर होता है वहां पर। अब स्टार्च की जो है वो दो टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये दो मेन टाइप्स हैं किसके? स्टार्च के। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अमाइलोज, तो अमाइलोज जो है वो स्टार्च होते हैं जो अनब्रांच होते हैं, लीनियर चेन्स होती हैं इसमें ग्लूकोज की और ये सोल्यूबल होता है हॉट वाटर में। अगर आप गर्म पानी रख दें उसमें अमाइलोज डाल दें तो वहां पर वो डिजोल्व हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अमाइलोपेक्टिन की, तो अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है एंड कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर है। ये जो है यूएचएस के पास पेपर का एक एमसीक्यूज है और ये पूछा ये गया था कि बताएं कि ऐसा कौन सा टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड है जो कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो याद रख लें वो अमाइलोपेक्टिन है। अब मैं बात कर रहा हूँ ग्लाइकोजन की कि ग्लाइकोजन क्या होता है। देखें जस्ट लाइक स्टार्च, जिस तरह आपने स्टार्च के बारे में पढ़ा कि वो एक इम्पोर्टेंट एंड फूड रिजर्व मटेरियल है हायर प्लांट्स के लिए, इसी तरीके से ये भी एक इम्पोर्टेंट और फूड रिजर्व मटेरियल होता है एनिमल्स के लिए। ठीक है, एनिमल्स के लिए फूड रिजर्व मटेरियल होता है ये, इसलिए इसको बोला जाता है एनिमल स्टार्च। इसको नाम क्या दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है एनिमल स्टार्च का। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी जब आयोडीन टेस्ट की जाती है तो वो रेड कलर जाहिर करता है। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? प्लांट्स में, एनिमल्स में, वो मसल्स और लिवर्स में स्टोर होता है। अब बात करने जा रहा हूं मैं सेल्यूलोज की कि सेल्यूलोज क्या है। देखें इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो सेल्यूलोज है। ठीक है, क्या है? सेल्यूलोज है। और सेल्यूलोज आर अनब्रांच। सेल्यूलोज जितने भी हैं वो क्या होते हैं? अनब्रांच होते हैं। मतलब आप सेल्यूलोज को देखिए ना, सेल्यूलोज के आपने कपड़े भी सुने होंगे। सेल्यूलोज जो है अनब्रांच होते हैं, आपको यूं स्ट्रक्चर मिलेगा सेल्यूलोज का यूं। ठीक है, क्योंकि उनकी कोई ब्रांच नहीं है, जस्ट यूं लीनियर आपको ये सेल्यूलोज का आपको स्ट्रक्चर कुछ यूं मिलेगा। ठीक है, यूं, ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बस। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो सेल्यूलोज होते हैं वो हाईली जो है इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में जो है हाईली इनसॉल्युबल होते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड है
जो हाइली इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो आप याद रख लें वो सेल्यूलोज़ है, जो हाइली इनसॉल्युबल है, ठीक है? सोल्यू सेल मतलब एक सोल डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्युबल हो सकता है वाटर में, लेकिन कम तादाद में, इसलिए इसको बोला जाता है हाइली इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद नंबर तीसरी पॉइंट लिखी हुई है, इट डज़ नॉट डाइजेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। याद रहे ये भी पॉइंट आप लोगों को याद होनी चाहिए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेलुलोज़ हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। वो जैसे ही बॉडी में एंटर होते हैं वैसे ही बॉडी से जो है वेस्ट की फॉर्म में निकल जाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं सेलुलोज़, ये भी याद कर लें। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक जो है हमारे आज के लेक्चर का, वो है काइटिन। हम काइटिन को डिस्कस करते हैं, ये है क्या? सबसे पहली बात तो ये पॉलीसेकेराइड है एक किस्म का, वो भी होमोपॉलीसेकेराइड। और ये किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है? याद रहे जब एन एसिटाइल ग्लाइकोस अमाइन की जो चेन्स होती हैं, ये मिलते हैं आपस में, तो फिर काइटिन बनता है, ठीक है? काइटिन बनता है उस टाइम। अब काइटिन है क्या? बेसिकली आप बस इतना याद रख लें कि आपने देखा होगा इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है? ये जो कवरिंग है ना उनके ऊपर, वो काइटिन की वजह से है। अब काइटिन क्या है? इसकी क्या है ब्रीफ डिस्कशन क्या है? नॉर्मली आप इतना याद रख लें, इसकी ब्रीफ डिस्कशन हम लोग करेंगे प्रोकार्योट्स के अंदर और किंगडम एनिमलिया के आर्थ्रोपोड्स के अंदर, ठीक है? अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसका एक केमिकल फार्मूला होता है एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन का, वो याद रख लें, ये होता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये आज का लेक्चर जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये मेरा लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको सेंड करें, उनको फॉरवर्ड करें, ताकि ये लेक्चर जो है उन तक भी पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।